अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके हाज़िर हुई हूँ। ज़िंदगी का तौर और तरीका, आदत अतवार क्या मरने के बाद भी बरकरार रहता है। कहानी पढ़ सुन कर देखें। खबीस रूह। वो लंदन के पोश इलाके की लंबी चौड़ी सड़क थी जो इस वक्त सन्नाटे में और वीरानी में डूबी हुई थी। सड़क के दोनों अतराफ में शानदार वसी और अरीज़ कोठियाँ थीं जिसके बाहर लगे स्ट्रीट लाइट्स ने अंधेरे में कुछ कमी कर रखी थी। सर्दियों की तारीख तरीन रात थी जो अपने निफ्स पहर में दाखिल हो चुकी थी। ऐसे में हर कोई अपने अपने घरों में बंद होकर गर्म लिहाफ़ों में ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहा था। आसमान चाँद और तारों की रोशनी से बेनूर था। रगों में खून मुंजमद करती यख हवाएं हर तरफ सरगर्दा थीं जिसकी आवाज़ें यूँ महसूस हो रही थी जैसे बहुत बड़ी तादाद में बदरूहें बैन कर रही हों। गहरी खामोशी और सन्नाटा चारों तरफ हमने डेरे डाले हुए था। ऐसे में माइकल गरम कपड़ों में मलबूस हर चीज़ से बेनियाज अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा था। माइकल एक पुरकशिश वजीह नौजवान था जो इस वक्त अपने दोस्त जिराल्ड के घर जा रहा था। तमाम दोस्तों ने जुमे वाले दिन मंसूबा बनाया था कि वो सब हफ्ते की रात को जिराल्ड के घर इकट्ठा होंगे और अगली सुबह इतवार होने तक खूब हल्ला गुल्ला करेंगे। महफिल चंद दोस्तों पे मुश्तमिल थी जो सब के सब जिराल्ड के घर पहुंच चुके थे और अब माइकल के आने का इंतज़ार कर रहे थे। माइकल 25 साला खूबरू बिजनेसमैन था। इसके घर में इसकी बूढ़ी वालदा के सिवा और कोई नहीं था। दौलत इसके घर बारिश की तरह बरसती थी जिसकी वजह से इसे दुनिया की तमाम आराम व आसाइशें मैसर थी। किसी चीज़ की भी कमी नहीं थी। लड़कियां इसके आगे पीछे चक्कर लगाती रहती थी मगर वो किसी को घास नहीं डालता था। अब तक ऐसी कोई लड़की इसकी नज़र से नहीं गुजरी थी जिसको देख के वो ये कह सके मुझे तुम्हारी तलाश थी। माइकल पैदल ही जा रहा था क्योंकि जिराल्ड का घर ज़्यादा दूर पर नहीं था। अचानक इसकी नज़र एक लड़की पे पड़ी जो एक घर के बाहर कंधे पे पर्स लटकाए, पाँव में लंबे जूते और बदन पे लॉन्ग कोट ज़ेबतन किए खड़ी थी। रात के इस पहर अकेली लड़की को यूं बाहर देख के माइकल समझ ना सका कि मगर वो लड़की अपने पहनावे और शख्सियत से एक सलीकामत और अच्छी लड़की मालूम होती थी जिसकी वजह से बेख्तियार माइकल के कदम इस लड़की की जानिब बढ़ते गए और अपने इस अमल पर वो ख़ुद को रोक ना सका। यही सोच के कि ना जाने कहीं किसी मुश्किल में ना हो, अगर वो इसके काम आ सके तो इससे अच्छी बात और क्या होगी। लड़की के पास पहुंच के माइकल ने अपने गले को खंकारा कर इस लड़की को अपनी तरफ मुतवज्जे करना चाहा। लड़की ने चौंक कर माइकल की तरफ देखा तो इसके चेहरे पे सुकून और इत्मीनान की लहर दौड़ गई, जबकि माइकल इस हसीन और जमीन लड़की का खूबसूरत चेहरा देखकर लम्हे भर के लिए लाजवाब हो गया था। वो बहुत ही दिलफरेब और दिलकश थी। इसके होंठों पे सुर्ख रंग की लिपस्टिक लगी हुई थी। इसने अपने सुनहरी छोटे बालों को पुरानी तर्ज की लड़कियों की तरह बनाया हुआ था। माइकल ने जल्दी से ख़ुद को संभाल लिया, ना जाने वो इसके ऐसे घूरने पे कहीं बुरा ना मान जाए। वो निहायत अदब और एहतराम के साथ इस लड़की से मुखातिब हुआ। एक्सक्यूज़ मी लेडी, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? माइकल के ऐसा कहने पे लड़की के लबों पे दिलकश मुस्कुराहट फैल गई जिसे चाहते हुए भी माइकल नज़रअंदाज ना कर सका और इसके खूबसूरत मुस्कुराहट में खो कर रह गया। पहली बार कोई लड़की माइकल को प्यारी लगी थी। वो लड़की अपनी मुतरन्नुम तशक्कुर आमेज़ लहजे में गोया हुई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया डियर। दरअसल मेरा नाम नैन्सी है और मैं इस घर में रहती हूँ। नैन्सी ने अपने पीछे घर की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं अभी थोड़ी देर पहले ही अपनी सहेली के घर से वापस आई हूँ मगर यहाँ आके मुझ पर इंकिशाफ हुआ कि मैं जल्दी में अपने घर की चाबी कहीं भूल आई हूँ, इसी वजह से बाहर खड़ी हूँ। बहुत परेशान हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। नैन्सी ने अपनी परेशानी तफसील से माइकल के गोशे गुजार कर दी। नैन्सी की बात सुन के माइकल बेख्तियार मुस्कुरा दिया। बस इतनी सी परेशानी है, आइए मेरे साथ। माइकल ये कह के घर की जानिब बढ़ा तो नैन्सी भी इसके पीछे हो ली। घर के दरवाजे पे खड़े होकर ना जाने माइकल ने ऐसा क्या किया कि बासानी दरवाज़ा खोल कर नैन्सी की जानिब पीछे पलट कर देखा। खुशगवार हैरत के बाइस नैन्सी का मुंह खुला का खुला रह गया। इसने नहायत ही खुशी और तशक्कुर अमाइज़ लहजे में कहा, ओ बहुत बहुत शुक्रिया डियर, कोई बात नहीं, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। माइकल ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा और वापसी के लिए पलटा, जबकि नैन्सी की आवाज़ ने इसके कदम वहीं के वहीं रोक दिए। इसने पीछे पलटकर नैन्सी को देखा जो मुस्कुरा रही थी। आप नहीं जानते कि आपने ऐसे वक्त में
मेरी मदद करके मुझ पे कितना बड़ा एहसान किया है, जबकि मेरी मदद करने वाला यहाँ कोई नहीं था। कोई बात नहीं, इंसान के काम इंसान को ही आना चाहिए, आप कुछ ना सोचें, माइकल ने जवाबन कहा। क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? नैन्सी ने प्यार से पूछा। मेरा नाम माइकल है। माइकल ने अपना तारुफ करवाया। माइकल, एक बार फिर आपका खुलूस दिल से बहुत शुक्रिया। मैं सोच रही थी अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप मुझे कुछ देर के लिए कंपनी दे सकते हैं? मैं यहाँ अकेले ही रहती हूँ, प्लीज़ मना मत कीजिएगा। आपने मेरी मदद कर मुझ पे एहसान किया है, जिसके बदले आपकी मेहमान नवाजी करके मुझे खुशी होगी। मैं आपको अपने हाथों से बनाया अपना ख़ास काले अंगूरों से बना मशरूब पिलाऊंगी, नैन्सी ने कहकर जवाब तलब नज़रों से माइकल को देखा। नैन्सी ने एक ही नज़र में माइकल के ज़बरदस्त पहनावे, शख्सियत और इखलाक से अंदाज़ा लगाने में बिल्कुल देर नहीं की कि माइकल एक अच्छे घराने का सलीकेमंद, अमीन तरीन चश्मो चिराग है। नैन्सी की शख्सियत और इसके ऐसा कहने में कोई कशिश ज़रूर थी कि माइकल बेताब दिल हाँ कहने के बिना ना रह सका। इसने बाखुशी नैन्सी की पेशकश कबूल कर ली। माइकल के हाँ कहने पर नैन्सी खुशी से फूले ना समाई। इसने माइकल की जानिब भरपूर मुस्कुराहट उछाली और घर के अंदर दाखिल हो गई। माइकल भी नैन्सी के पीछे घर के अंदर दाखिल हो गया। घर में मुकम्मल अंधेरा था। माइकल ने अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट रोशन कर ली, जिसकी मदद से नैन्सी को स्विच बटन ढूंढने में आसानी हो गई। फिर पूरा घर रोशन हो गया। ये एक हॉल था जहां वो दोनों खड़े थे। पूरा घर बेहद खूबसूरती और कीमती आसाइशों से आरास्ता था। जदीद किस्म का हर फर्नीचर अपनी जगह पे सजा हुआ था। नैन्सी ने दरवाज़ा बंद कर दिया और अपना ब्राउन रंग का बैग कंधे से उतार के सोफे पे रख दिया। इसे अपना ही घर समझे, नैन्सी ने माइकल से कहा तो माइकल ने अपनी जैकेट उतार के सोफे पे रख दी। वो ब्लू जीन्स और ब्लू शर्ट में बहुत स्मार्ट और खूबसूरत लग रहा था। गोरी रंगा दराज का गोल्डन बाल ने इसके खदो खाल को चार चांद लगा दिए थे। नैन्सी ने अपना लॉन्ग बूथ उठा के एक तरफ रखे और आतिशदान के पास जाकर इसमें आग सुलगाने लगी। माइकल ने एक नज़र में ही पूरे घर का जायज़ा लिया और इत्मीनान से सोफे में बरजमान हो गया। नैन्सी आतिशदान में आग सुलगा चुकी अब इस लोहे की सलाख से लकड़ियों को पलट रही थी। आग के बाइस कमरे में गर्माहट का एहसास होने लगा, जिससे माइकल को बहुत सुकून मिला। नैन्सी ने आतिशदान के पास से उठ के अपना लॉन्ग कोट उतार के खूंटी पे टांगा। वो सुर्ख रंग के शो कलर में माइकल के सामने थी। इसने घुटनों तक सुर्ख रंग का लिबास पहना हुआ था, जिसमें इसका हुस्न गज़ब ढा रहा था। घुटनों से नीचे इसकी टांगें उरियाँ थीं। माइकल सोफे की पुश्ते टेक लगाए नैन्सी के सपाट चेहरे को देख रहा था। इसे वो इस वक्त दुनिया की हसीन तरीन लड़की लग रही थी, जिसका वो इज़हार नहीं कर रहा था, क्योंकि माइकल लड़कियों की तारीफ़ की जाए इसके नखरे आसमान से बातें करने लगते हैं। अगर इनसे दूर रहा जाए तो वो खुद पास आने की तक दौर में लगी रहती है। नैन्सी ने पूरे घर की रोशनियां बंद कर दी, सिर्फ एक दूधिया बल्ब जलते रहने दिया और बर्तनों की अलमारी से शीशे के 2 गिलास निकाल के माइकल के सामने पड़ी शीशे की मेज़ पे रख दिए। माइकल बदस्तूर सोफे की पुश्त से सर टिकाए नैन्सी के हरकत और सकनात को बड़े गौर से देख रहा था। कमरे में आतिशदान में सुलगती आग की धीमी रोशनी फैली हुई थी, जिसकी वजह से माहौल बहुत रुमानी लग रहा था। नैन्सी ने अपने बैग में से मशरूब की शीशी की बोतल निकाली, जो कुछ देर कबल वो कंधे पे लटका के बाहर खड़ी थी। नैन्सी माइकल के सामने टांग पे टांग चढ़ा कर सोफे पे बरजमान हो गई और मशरूब की बोतल खोलने लगी। माइकल बदस्तूर अपने अंदाज में बैठा से गहरी नज़रों से देख रहा था। दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे। उनके दरमियान शीशे की मेज़ हाइल थी। ये है मेरा ख़ास मशरूब, जो कि काले अंगूरों से बना है। नैन्सी ने यह कह के दोनों गिलासों में मशरूब उंडेलने लगी। माइकल ने अपनी पैंट की जेब से अपना मोबाइल फ़ोन, अपने घर की चाबी और नोटों से भरा वॉलेट निकाल कर साइड टेबल पर रख दिया और पुरसकून होकर बैठ गया। नैन्सी अब दोनों गिलास मशरूब से भर चुकी थी। वो हिरनी जैसी चाल चलती हुई माइकल के पास आई और इसके सामने अपना क़यामत खेज़ सर झुकाकर मशरूब का गिलास थमा दिया। नैन्सी के हाथ से मशरूब का गिलास लेते हुए माइकल की आंखें नैन्सी की आंखों में और उसकी आंखें माइकल की आंखों में पेवस्त थीं। दोनों एक दूसरे को निहायत गहरी नज़रों से देख रहे थे। नैन्सी सीधी हुई वापस अपने सोफे पे जाकर बैठ गई। माइकल ने नैन्सी को गहरी नज़रों से देखते हुए मशरूब का गिलास अपने होठों से लगा लिया और एक ही सांस में पूरा मशरूब
अपने हलक से नीचे उतार के खाली गिलास में इस पे रख दिया। नैन्सी ने अब तक अपना मशरूब ख़त्म नहीं किया था। वो हाथ में मशरूब थामे हैरान और गहरी निगाहों से माइकल को देखती रह गई। इसने अपना मशरूब से भरा गिलास मेज़ पे रखा और माइकल के गिलास में मशरूब उड़ेलने लगी। माइकल की नज़रें मुसलसल नैन्सी के सरापे पे जमी हुई थी। माइकल ने फिर एक बार गिलास अपने होठों से लगा लिया। नैन्सी चलती हुई टेप के पास आई जिस पर इसने धीमी आवाज़ में जज्बाती मोहब्बत भरा गाना लगाया और वापस अपनी जगह पे मशरूब का गिलास हाथ में थाम कर बैठ गई। माइकल ने मशरूब का दूसरा गिलास भी खाली कर दिया जिस पर नैन्सी को हैरत हुई, मगर इसके होंठों पे धीमी मुस्कुराहट फैल गई। वो गहरी निगाहों से माइकल को देखती रही जो मशरूब से खाली गिलास को गौर से देखते हुए अपनी लरसती ज़बान में नैन्सी से मुखातिब हुआ। तो ये है तुम्हारा ख़ास मशरूब, बहुत अच्छा है। माइकल ने ये कह के खाली गिलास मेज़ पे रख दिया और इसी तरह के मशरूब पीने का आदी नहीं था, इसलिए इसे नशा बहुत ज़्यादा चढ़ गया था। माइकल की बात पर नैन्सी मुस्कुराई और माइकल के खाली गिलास में मशरूब उंडेलती हुई बोली, मुझे पूरा यकीन था कि आपको मेरा ये ख़ास मशरूब ज़रूर पसंद आएगा। और फिर नैन्सी ने मशरूब से भरा तीसरा गिलास माइकल की जानिब बढ़ाया। खुद अपना पहला मशरूब जो अब तक इसने पिया भी नहीं था थाम के बैठ गई। दोनों अब तक एक दूसरे को गहरी निगाहों से देखते हुए मशरूब के छोटे छोटे घूंट अपने हलक से नीचे उतार रहे थे। ऐसे दिल फरेब और माहौल मध्यम रोशनियों में गाने की आवाज़ कानों में रस घोल रही थी और आसाब पे सहर तारी कर रही थी। दिल की धड़कनें बेतरतीब हो रही थी। माइकल को काफ़ी हद तक नशा चढ़ चुका था, मगर फिर भी वो अपने मुकम्मल होश हवास में था। इसने खुद पे काबू कर रखा था, वो बेहोश नहीं होना चाहता था। नैन्सी ने मशरूब से भरा एक और गिलास माइकल को थमा दिया। अपनी सुरीली आवाज़ में अपने बारे में बताने लगी, मैं अकेली रहती हूँ। मेरे वालिदैन पिछले साल मुझे दुनिया में छोड़ के चले गए, मगर ना जाने के बाद मेरे लिए इतना ज़रूर छोड़ गए हैं कि जिससे मैं अपनी बाकी की पूरी ज़िंदगी सुकून से गुजार सकती हूँ। खैर आप क्या करते हैं? माइकल का सर और आंखें भारी हो रही थी, मगर फिर भी वो किसी तरह ख़ुद को मुकम्मल होश में रखा हुआ था। वो अपनी लरसती आवाज़ में गोया हुआ, मैं एक बिज़नेसमैन हूँ, मेरे घर में मेरी बूढ़ी वालदा के सिवा कोई नहीं रहता, तो शादी क्यों नहीं कर लेते? इतनी दौलत आखिर किस लिए कमा रहे हो? नैन्सी ने धीरी आवाज़ में कहा, फ़िलहाल इस बारे में अभी मैंने कुछ सोचा नहीं। आप अकेली रहती हैं, आप क्यों नहीं कर लेती शादी? आप तो फिर एक औरत हैं और औरत मर्द के बगैर नहीं रह सकती। माइकल ने नशे से चूर लहजे में कहा, अभी तक मुझे ऐसा कोई मर्द नहीं मिला जिस तरह का मैं चाहती हूँ। नैन्सी ने कहा, आपको किस तरह का लड़का चाहिए? माइकल ने मशरूब पीते हुए पूछा, जो मुझे और सिर्फ मुझे बेहद प्यार करे। नैन्सी ने माइकल को देखते हुए कहा। माइकल नैन्सी की नज़रों का मतलब समझ ना सका। वो कुछ देर यूं ही नैन्सी को देखता रहा, फिर बोला, ऐसे तो बहुत मिल जाएंगे आपको। क्योंकि माइकल ने ये कह के जानबूझ के जुमला अधूरा छोड़ दिया और आंखें बंद करके सर सोफ़े की पुश्त से लगा लिया। माइकल ने सर उठा के अपनी बंद होती हुई आंखों को एक झटके से पूरा खोला और बोला, क्या तुम बहुत खूबसूरत हो? माइकल ने धीमी आवाज़ में कहा। जैसे सुनते ही नैन्सी खिलखिला के हंसने लगी। माइकल से बग़ैर तासुर के हंसता देखता रहा। जब नैन्सी का हंसना बंद हुआ तो माइकल से बोली, वाकई? माइकल ने असबाब में सर हिलाया। आपके ख़्याल में मुझे कोई भी मिल जाएगा तो कोई मैं कौन हो सकता है? नैन्सी ने एक लफ्ज़ पे ज़ोर देते हुए कहा, कोई भी। माइकल ने धीमी आवाज़ में जवाब दिया। क्या आप भी? नैन्सी ने गहरी नज़रों से माइकल को देखते हुए पूछा। माइकल को नैन्सी के इस सवाल की तौफीक ना थी। वो सपाट चेहरे से नैन्सी को देखता रह गया। नैन्सी भी इसकी आंखों में आंखें डाले देखती रही। इसी दौरान बेख्याली में माइकल की निगाह अपनी कलाई की पर लगी घड़ी पर जानिब उड़ गई जो रात से 2 बजा रही थी। ओ शिट! माइकल के मुंह से बेसाख्ता निकला। इसने मशरूब से आधा भरा गिलास मेज़ पे रखा और सोफ़े से उठना चाहा, मगर इसको अपने पाँव ज़मीन पर महसूस नहीं हो सके। वो बेख्तियार लड़खड़ा के बड़े सोफ़े पे चित गिर गया। बातों बातों में शायद इसने कुछ ज़्यादा ही पी ली थी, जभी तो इसका सर चकरा गया और वो धड़ाम से सोफ़े पे गिर गया। इसके असाब शल हो रहे थे, आंखें भारी होने लगी थी, मगर वो खुद को होश में रखने की कोशिश कर रहा था। इसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। इस वक्त का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि इसे यहाँ आए हुए कितनी देर गुजर गई है।
नैन्सी की कुर्बत में वो तो भूल ही गया था कि इसे जिराट के घर जाना था। दफतन माइकल का फ़ोन बज उठा। इसने बामुश्किल अपनी धुंधली आंखों के साथ टेबल पे अपना मोबाइल तलाश करने की कोशिश की, मगर इससे पहले कि माइकल मोबाइल के हाथ लगता, नैन्सी ने जल्दी से आगे बढ़ के साइड टेबल से मोबाइल उठाया और स्क्रीन पे देखा तो जिराल्ड नज़र आ रहा था। नैन्सी ने फ़ोन काट के मोबाइल ऑफ़ कर दिया। थोड़ी सी दौर के बाद जब माइकल को अपना मोबाइल ना मिल सका तो इसका बाजू ढीला पड़ गया। इसका एक हाथ एक टांग सोफे से नीचे लटक गई। नैन्सी ने टेप पे गाना बंद कर दिया और माइकल के पास खड़ी होकर इसे देखने लगी। इसने मशरूब ज़्यादा नहीं पिया था, इसलिए वो नशे में नहीं थी। माइकल भी धुंधली आंखों से अपने पास खड़ी नैन्सी को देख रहा था। वो मुकम्मल होश की दुनिया से बेगाना अपनी ही मस्ती में डूब चुका था। इसके दिमाग के सिवा बाकी जिस्म का हर हिस्सा हरकत में था। नैन्सी सोफे पे माइकल के पास बैठ गई और उसके ऊपर झुक गई। माइकल को नैन्सी के सांसें अपने जिस्म में उतरती हुई महसूस हुई। माइकल ने बेख्तियार नैन्सी को अपने पास कर लिया। से मनमानी माइकल को जब आँख खुली तो इसने अपनी धुंधली आंखों से किसी और को अपने ऊपर झुके हुए देखा। वो कोई नौजवान था जो माइकल को होश में लाने की कोशिश कर रहा था। माइकल ने बामुश्किल अपनी पूरी आंखें खोली। आहिस्ता आहिस्ता इसके हवास वापस आने लगे। माइकल को होश में आता देखकर इस लड़के के चेहरे पे सुकून और इत्मीनान की लहर दौड़ गई। इसने नरमी से माइकल के गाल थपथपाए ताकि वो मुकम्मल होश में आ जाए। माइकल अब पूरी तरह होश में आ चुका था। इसका नशा उतर चुका था। इसने अपने ऊपर झुके अनजान लड़के को देखा तो हैरत से उठने की कोशिश की, मगर इससे उठा ना गया। शदीद किस्म के दर्द की टीसें इसके सर से उठी। इसका सर अब भी भारी था। सुबह हो चुकी थी। खिड़की के रास्ते सूरज की किरणें अंदर दाखिल हो रही थी। माइकल को होश में देखकर वो लड़का खुशी से अपने पलट कर बोला, ये होश में आ चुका है। माइकल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो कहाँ हैं और ये लोग कौन है। लड़के का ऐसा कहने पे एक मोहम्मद शख्स पैंट की कोट में मलबूस माइकल के पास आके बोला, मुबारक हो नौजवान, तुम होश में आ गए। मुझे क्या हुआ था और आप लोग कौन हैं? माइकल ने अपने सर को हल्का हल्का दबाते हुए पूछा। शायद तुम इस नैन्सी लड़की के शिकंजे में फंस गए थे, इस मोहम्मद शख्स ने कहा जिसका नाम नारमन था। तो माइकल को हैरत का झटका लगा। इसका हाथ इसके सर पर ही रुक गया और गुज़िश्ता रात के सारे वाक़यात इसकी आंखों के सामने किसी फ़िल्म की तरह घूम गए। माइकल ने अपने चारों तरफ हैरत भरी आंखों से देखा, फिर मिस्टर नारमन को देखा जो नरमी से माइकल को देख रहे थे। आप लोग कौन हैं? ये तो नैन्सी का घर है। जहाँ तक मैं जानता हूँ वो तो यहाँ अकेली रहती है। माइकल ने हैरत से पूछा। इसे सब कुछ याद आ गया। जिराट के घर जाते जाते नैन्सी की मदद करना, जिसके बदले नैन्सी का मशरूब पिलाना, टेप पे गाना लगाना, नैन्सी से होने वाली गुफ्तगू, वो सब कुछ एक एक लफ्ज़ याद आ गया। मगर अब याद आया था कि सारी रात यहाँ नशे में पड़ा रहा, जिस पर माइकल को शदीद हैरत भी हुई। नैन्सी कहाँ गई? और बार बार ये सवाल माइकल के जहन में गर्दिश करने लगा। माइकल के सवाल पे एक मोमर खातून माइकल से मुखातिब हुई जो मिस्टर नारमन की बीवी थी। इसका नाम जूलिया था। नहीं बेटी, ये नैन्सी का घर नहीं बल्कि हमारा घर है। मेरे शौहर और मेरे तीनों बच्चे काफ़ी दिनों से पेरिस गए हुए हैं। मिसेस जूलिया ने अपनी फैमिली का तारुफ करवाया। सब ने माइकल को सलाम किया, जिनमें एक वो नौजवान भी था जो माइकल को होश में आते वक्त इस पर झुका हुआ था, जिसका नाम क्रॉस था। वो दो लड़कियां थीं जो इस नौजवान क्रॉस की छोटी बहनें थीं, और ये तीनों इस मोमर जोड़े मिस्टर नारमन और मिसेस जूलिया के बच्चे थे। माइकल हैरत की तस्वीर बना इन सबको देख रहा था। मिसेस जूलिया कहना शुरू हुई, हम आज सुबह पेरिस से वापस लौटे। जब यहाँ आए तो दरवाज़ा धकेलने पे अपने आप खुल गया और सामने ही हमने तुम्हें सोफे पे बेहोश पड़ा देखा। मिसेस जूलिया ने तहम्मुल से सारी बात माइकल को बताई। माइकल हैरत का मुजस्समा बना सब सुन रहा था। बेटे, तुम ज़रूर सोच रहे होगे हमने तुम्हें चोर समझकर पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया। मिस्टर नारमन ने यह कह के माइकल की तरफ देखा, जो इनके सवाल पर हैरत से चौंका, क्योंकि वो यहाँ सोच रहा था और इसकी सोच के मुताबिक उन्होंने वो सवाल कर डाला। माइकल ने हैरानी से उस बाब में सर हिलाए तो मिस्टर नारमन ने बोलना शुरू किया, तुम शक्ल व सूरत और पहनावे के एतबार से बड़े लिखे और शरीफ लड़के मालूम होते थे, मगर जब मेरे बेटे क्रॉस ने तुम्हें गौर से देखा तो मैंने हमें बताया कि तुम माइकल हो, मशहूर बिजनेसमैन। मिस्टर नारमन ने यह कह के कुछ देर रुके। माइकल का दिल धक धक कर रहा था। इस फैमिली ने अब तक जो कुछ बताया वो बिल्कुल सच था, मगर ये लोग
इतना कुछ कैसे जानते हैं? माइकल का दिल आगे सुनने को बेचैन था। मिस्टर नॉर्मन ने गहरी सांस खारिज करके सिलसिला कलाम दोबारा जोड़ा। मेज़ पर 2 गिलास पड़े थे जो थोड़े से मशरूब से भरे थे। वो मशरूब काले अंगूरों का बना हुआ था। इससे हमें अंदाज़ा हो गया तुम इस खबीस बदरू नैन्सी का शिकार हो गए थे, इसीलिए हम कब से तुम्हारे होश में आने का इंतज़ार कर रहे थे ताकि तुम खुद इस बात की तस्दीक कर सको जो तुम कर चुके हो। नॉर्मन ने तफसील से माइकल को सारी बात बताई। माइकल अब भी पूरी बात ठीक से समझ ना सका कि मिस्टर नॉर्मन के बेटे क्रॉस ने एक पुराना अखबार लाके माइकल के सामने रख दिया। माइकल वो अखबार उठा के देखने लगा जिसमें नैन्सी की बड़ी सी तस्वीर के साथ इसके मुतालिक पूरी तफसील लिखी हुई थी। क्रॉस कहने लगा, इसमें नैन्सी के बारे में सारी तफसील मौजूद है। ये लड़की जिसका नाम नैन्सी है कई बार हवालात की हवा खा चुकी थी मगर फिर भी अपने हरकतों से बाज नहीं आई। ये पेशावर चोर है और राह चलते हर इस लड़के को जो शक्ल व सूरत और पहनावे के अतबार से अमीर लगता है इसके सामने अपनी कोई परेशानी बयान करके अपनी मदद करने पे मजबूर करती है, फिर अपने हुस्न का भरपूर फ़ायदा उठा के उन्हें फंसाने में कामयाब हो जाती है। फिर ये उन्हें अपना ख़ास मशरूब जो काले अंगूरों से बना हुआ होता है इसे पीने के बाद जब लड़के को होश नहीं रहता तो ये अपने हुस्न से नाजायज़ फ़ायदा उठाकर बड़ी सफाई से इसकी कीमती घड़ी, इसका नोटों से भरा वॉलेट, मोबाइल, ऐसी ही दीगर अशिया चुरा के ले जाती है। वो इस काम में इतनी माहिर हो चुकी है कि एक नज़र में पहचान लेती है कि किसके पास कीमती चीज़ें होंगी और किसके पास नहीं। इस औरत का ज़मीर मर चुका था। क्रॉस ने मुकम्मल बात की तो माइकल ने फ़ौरन इससे पहले अपनी कलाई पर नज़र दौड़ाई जहां इसकी घड़ी गायब थी। वो अपने वॉलेट और मोबाइल की तलाश में इधर उधर नज़रें दौड़ाने लगा। जब ही मिसिस जूलिया बोली, इसका कोई फ़ायदा नहीं बेटे, वो सब कुछ ले चुकी है, अब किसी और को अपना शिकार बनाएगी। हमारे घर से भी नकदी गायब है, सिर्फ जेवर और चंद पैसे महफूज हैं जिन्हें हम लॉक कर गए थे। मिसिस जूलिया ने ये कहकर माइकल के आगे इसकी घर की चाबी बढ़ाई। ये शायद तुम्हारी चाबी है जो वो यहाँ छोड़ गई है। माइकल ने शर्मिंदगी सी नज़रों के साथ वो चाबी मिसिस जूलिया से ले ली। अब माइकल के समझ में सारी बात आ गई थी। पहली बार किसी लड़की को इसने लिफ्ट कराई थी, वो भी इसकी मदद के लिए, मगर इसके साथ इतना बड़ा धोखा हो जाएगा इसने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। नैन्सी दर हकीकत एक अच्छी लड़की नहीं बल्कि एक चोर थी जो अपने हुस्न का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर इस तरह के निचले दर्जे के काम करती है। माइकल की दिली कैफियत भांप का मिस्टर नॉर्मन बोले, कोई बात नहीं बेटे, ज़्यादा ना सोचो, मैं समझ सकता हूँ तुम इस वक्त क्या महसूस कर रहे होगे। शायद इससे पहले तुम नैन्सी को नहीं जानते थे, मगर अब आइंदा से ख्याल रखना, नैन्सी से ज़िंदगी में ऐसे तल्ख तजुर्बात होते रहते हैं, इनको भूल जाना ही बेहतर है। मिस्टर नॉर्मन ने यह कह के माइकल के कंधे पे थपकी दी। औरत ज़ात इस हद तक भी गिर सकती है, माइकल ने सोचा नहीं था। आज इसका औरत से एतबार भी उठ गया। सब के सब माइकल की हालत में मुस्कुरा रहे थे जबकि माइकल उनके दरमियान अपना सा मुँह लेकर खड़ा था। और फिर माइकल पे इंकिशाफ हुआ कि हकीकत में नैन्सी एक चोर थी। फिर अचानक वो कार हादसे में हलाक हो गई। वो लावारिस थी। अब नैन्सी की रूह ऐसी हरकतें करती रहती है सुनसान इलाके और अंधेरी रातों में। इस हकीकत पे माइकल सटपटा गया। इसने अहद कर लिया कि आइंदा वो किसी भी अकेली लड़की की मदद नहीं करेगा जो कि रात के अंधेरे और सुनसान इलाके में मिलेगी। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपकी दुआओं की तलबगार।